नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली और अभियान पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान प्रारंभ कर दिया है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर हमले के बाद कांग्रेस ने यह अभियान आगे बढ़ा दिया था। अब जांजगीर चांपा में रैली के बाद फिर से अभियान प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस इस रैली को सिर्फ एक सांकेतिक सभा नहीं बनाना चाहती है। 2028 विधानसभा और अगली लोकसभा चुनाव की बुनियाद भी साबित हो सकती है। एससी वोटर्स को एक बार फिर एक्टिव करना, बूथ लेवल पर संगठन को खड़ा करना और कार्यकर्ताओं में जान फूंकना, यही असली मकसद है। रैली में शुरू हुए अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर सक्रिय नेताओं की पहचान भी करेगी। इन्हें बाद में आगे बढ़ाया जाएगा। इस रैली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर तमाम नेता शामिल हैं। कांग्रेस की रैली और अभियान पर तंज कसते हुए हालांकि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जिस कांग्रेस ने देश का विभाजन किया वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। जिस कांग्रेस ने 75 साल तक जनता और देश के साथ अन्याय किया वो न्याय यात्रा निकाल रही है। और जिस कांग्रेस ने बार बार संविधान की अवहेलना की, संविधान को तार तार किया, वह संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। अरुण साहब ने इसे कांग्रेस के अस्तित्व बचाने की लड़ाई बता दिया। तो क्या कांग्रेस का ये अभियान अस्तित्व बचाने के लिए या फिर कांग्रेस सचमुच जनता के मुद्दे उठाना चाह रही है? इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। इस देश को चलाने के लिए संविधान की जो आवश्यकता महसूस की जाती है वो सबसे पहले स्थान पर है। संविधान सभी को बांध करके रखती है, उनके नीति निर्धारक तत्वों को भी उनको याद दिलाती है और उनके संवैधानिक अधिकारों का भी रक्षा करती है। सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ बांध करके रखने का काम अगर कोई करता है तो हमारे देश का संविधान करता है। इस देश की लड़ाई में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिल करके लड़े थे और देश जब आज़ाद हुआ तो सभी लोगों को समान अवसर दिया गया, सबको संवैधानिक अधिकार दिया गया। आज बहुत सारे ऐसे मौके में देखा जाता है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के ये यात्राओं का मतलब क्या होता है एक बार समझने की ज़रूरत है। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जो कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पद बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए बार बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया, वो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। ये दुर्भाग्य की बात है। आज देश में जिस प्रकार से संविधान सम्मत काम हो रहा है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और संविधान सर्वोपरि है और आज संविधान के अनुरूप देश की सरकार चल रही है। चलिए, ये बड़ा दिलचस्प देखना कि जो भी सरकार में होती है वो कहती है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा है, और जो विपक्ष में होती है उसे अचानक से संविधान पर खतरा महसूस होने लगता है। और संविधान पर यह खतरा और तब बढ़ जाता है जब चुनाव नज़दीक होते हैं या फिर चुनाव में किसी पार्टी की हार हो जाती है। यही स्थिति पूर्व की सरकारों में भी रही, मौजूदा समय में भी है। ऐसे में सवाल यह है कि संविधान को खतरा तो है, मगर किससे? क्योंकि अलग अलग समय में ये देखने को मिला है कि यही राजनीतिक दल ही उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा संविधान बन जाता है जब उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाते, और इसी को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते। खैर, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी मेहमान हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। रमेश जी, संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, यात्रा बीच में रोक दी गई थी, एक बार फिर से शुरू की गई है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? क्या मोडस ऑफ ऑपरेंडी है? इसका उद्देश्य क्या है? एक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है क्या निचले और दलित तबकों में कि इस तरह के खतरे आप पर मंडरा रहे हैं, या फिर एक तरह से पार्टी को रिवाइव करने की ये एक कह सकते हैं एकजुट कर एक टारगेट देने की कोशिश हो रही है संविधान बचाओ के नाम पर? अभिषेक जी, आप देख रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम चलाते रहते हैं। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में, तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में संविधान को एक कोर इशू के रूप में उठा करके एक अभियान चलाया था
उसका कुछ उसको फायदा देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी को उससे थोड़ा नुकसान भी मिला। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कुछ गलत फहमियां पैदा की, गलत बयानबाजियां की, उसका फायदा कांग्रेस को मिला, विपक्षी दल को मिला। मेरे ख्याल से कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे को उठाने से आने वाले समय में उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलने की गुंजाइश है। मेरे ख्याल से कांग्रेस का अपना सोचना होगा, अपना विचार होगा और कांग्रेस की अपनी पॉलिसी होगी। उस पॉलिसी के तहत वो इस अभियान को चला रहे हैं। अब इसका लाभ उन्हें कितना मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो राजनीतिक दल के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए अभियान चला रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उनको लगा होगा कि इसमें कुछ जीवंतता आएगी पार्टी में, तो निश्चित रूप से चला रहे हैं। जी अभिमन्यु जी, आपकी पार्टी संविधान बचाओ अभियान चला रही है, खतरा है संविधान को, किस चीज से, कितना खतरा है, कैसे खतरा है, कि कौन कौन से वो तत्व है जिनसे संविधान को खतरा है? अगर कोई 10वीं क्लास का बच्चा आके आप क्योंकि यात्रा निकाल रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता से पूछे कि सर आप कह रहे हैं कि संविधान पर खतरा है, तो उसे क्या कहेंगे आप? अभिषेक जी, आपको सबसे पहले तो नमस्कार, मिनी जी को नमस्कार, रमेश जी को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक और संगठन है जो आरएसएस था पहले, और उसके पहले था हिंदू महासभा। आप देखेंगे इनके जितने भी पूर्व के संगठन हैं उसमें जब संविधान बना तब से इनका विरोध था संविधान को लेकर के, और भी कई चीजों पर विरोध था, जैसे कि तिरंगे को लेकर के इनका विरोध था। तो शुरू से ही संविधान का इन्होंने विरोध किया है और कहीं ना कहीं जगह जगह समय समय पर इनके संविधान विरोधी चेहरा दिखता रहता है। उसके अलावा आज जो हाल स्थिति है, आज भारतीय जनता पार्टी 2014 से सरकार में है, आज 11 साल हो चुके हैं, लगभग 12वें साल की तरफ बढ़ रही है सरकार अपनी, बहुत ज्यादा समय मिला है इनको। लेकिन इस बीच में इन्होंने क्या काम किए? इन्होंने अपना काम छोड़ करके दूसरों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। जैसे कि आपको सबसे ताजा उदाहरण दूंगा तो ईडी का उदाहरण देता हूँ। ईडी सीबीआई का जिस प्रकार से उपयोग हुआ है इस सरकार में, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। 200 में से एक केस टिक रहा है, माने आधे परसेंट का इनका सक्सेस रेशियो है और कन्विक्शन रेट है। तो ये इस प्रकार का, इससे सीधा सीधा कोई भी समझ सकता है कि ऐसे संस्थानों का क्या उपयोग हो रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे तो दबाव बनाना, आधे से ज्यादा आज इनके सांसद राज्यसभा के ले लीजिए चाहे लोकसभा के ले लीजिए, लगभग आधे आंकड़ा पहुंचने वाला होगा तो दूसरी पार्टियों से आया हुआ है। और उसके बाद ये कि जो आरोप लगाते हैं, इनकी पार्टी चले जाए तो वो लोग आरोप भूल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो संविधान के साथ लगातार ये लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं और एक अलग प्रकार का अपना जो दबाव बनाकर चलना चाहते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे किसी भी अलग अलग जो चाहे मीडिया हाउसेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे और भी चीजें हैं, तो ये सारा कुछ एक जो संगठित रूप से संविधान के ऊपर हमला ही है। तो ये सब अभिमन्यु जी, चलिए मान लेते हैं कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो राजनीतिक दल की उंगली पे नाच रही है, लेकिन अगर आपने जैसा जिक्र किया ईडी का, तो आज ही अनवर डेवर जी को ईडी मामले में जमानत मिली है। ये भी हमारे संविधान के प्रमुख स्तंभों में से एक है जो आखिर तक डटकर खड़ा है दीवार बन के। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि देश की तमाम संस्था, स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप ये कहते हैं कि सब चीज बस खतरे में है, तो वो तो थोड़ा हजम करना मुश्किल लगता है। अभिषेक जी, कोर्ट ने उनको जमानत दी, लेकिन जो परेशान किया जाता है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लंबे समय तक के इन जो छापों के द्वारा परेशान किया जाता है, आपने देखा होगा CWG स्कैम पे भी क्लोजर रिपोर्ट दे दी, इन्होंने 2G स्कैम पे क्लोजर रिपोर्ट दे दी। तो आज जो मनमोहन सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, आज उनको क्लीन चिट मिल रही है और कितना चरित्र हनन किया गया उनका, उनके जिंदा रहते में और उनके सरकार में रहते में। ये सारी समस्याएं हैं। जब आखिरी में 6 साल 8 साल चल के क्लोज हो जाता है केस और पता चलता है इन्होंने तो भाई कुछ किया ही नहीं था, तो वो 8 साल 7 साल का जो समय है जो उनको परेशान किया गया उस व्यक्ति को, वो कौन लौटाएगा और वो क्यों किया गया? ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके ऊपर हमारा सवाल है। तो जो आपका कन्विक्शन रेट की बात कर रहा था, वो इसी वजह से बात कर रहा था कि 200 में से एक केस इनका टिक रहा है, वही इनका कन्विक्शन रेट है। तो ऐसा इससे समझ में आ रहा है कि किस प्रकार का उपयोग किया जा रहा है सीबीआई और ईडी का। और भी चीजें हैं, चाहे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो, चाहे मैं अभी कहा आपको सरकारें, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें गिराने की बात हो, लगातार दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी चीज होती जाती है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जैसे संविधान विरोधी उनका चेहरा सामने आ जाता है। किसी मजबूरी के कारण वो नहीं मानते हैं। मिनी जी, लगातार ये आरोप लगता है कि जो भी संस्थाएं होती हैं उनका इस्तेमाल परेशान करने के लिए किया जाता है, बाद में क्लीन चिट मिल जाती है, क्लीन चिट ना मिले तो वो नेता आपकी पार्टी में चला जाता है। ये हालात है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि संविधान को इसी तरह के जो हालात है उसके चलते खतरा है।
आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए, लगता है ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है। मैं एक बार टीम से बोलूंगा कि वो देखे क्या हो रहा है। चलिए रमेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। रमेश जी, जिस चीज़ का जिक्र किया अभिमन्यु जी ने, चाहे वो चुनाव को लेकर हो चाहे ईडी को लेकर हो, एक चीज़, कुछ पॉइंट्स और भी इसमें मैं एडअप करना चाहूँगा कि अगर आप हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट अगर किसी विदेशी मानित संस्था से आती है तो सरकार उसे खारिज कर देती है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स को तो खैर मैं कोने में रख ही देता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आपने उसके बदले में खुद कितनी रिपोर्ट्स जारी की? देश की सच्चाई क्या है? कल तक इस बात पे रोना धोना चल रहा था जब जाति आरक्षण की बात हो रही थी, विपक्ष इसकी मांग कर रहा था, तो आप आरोप लगा रहे थे कि जातीय के राजनीति करने के लिए लोग ये मांग कर रहे हैं। अब आप खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि जब आप जाति के ऊपर जो है सेंसस करवाएंगे। ये इस तरह की डावाडोल स्थिति हमें लगातार देखने को मिली है, जो सवाल खड़े करती है कि संविधान सम्मत हमने जो व्यवस्थाएं बनाई, जिन व्यवस्थाओं को हमने खड़ा किया जनता के सरकारों को, जनता की बेहतरी के लिए, क्या हम उसे वो पूरा कर पा रहे हैं? क्या उस संविधान का हम पूरी तरह से अनुपालन कर पा रहे हैं? अभिषेक जी देखिए, जो जिस विषय पर डिबेट है और जो वर्तमान में चल रहा है उसका मूल आशय ये है कि कांग्रेस संविधान बचाओ, संविधान के मुद्दे को उठा करके पब्लिक का ध्यान, मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, ऐसा कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखें, ये मुद्दा जनता के बीच काफी गहन चिंतन, मनन, मंथन का हो चुका है। हर आदमी जागरूक हो चुका है। सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा है कि लोग समझ चुके हैं संविधान है क्या, गड़बड़ियां कहाँ हो रही है। जैसे अभी चर्चा हो रही है संस्थाओं की बात, ईडी का, सीबीआई का, तो ईडी और सीबीआई के उपयोग का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, आम जनता भी समझ रही है। इसको हम शासन का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन संविधान का दुरुपयोग से इससे का कोई लेना देना नहीं है। मैं रमेश जी इस पर आना चाहूंगा। जो शिवसेना पार्टी जिस तरह से बटी, हिंदुस्तान के इतिहास में से पहली बार हुआ कि एक बड़ा धड़ा अलग हो गया। जो धड़ा छोटा था, जिसके मुख्यमंत्री थे, वो अपने आप को दल साबित, सही दल कौन है साबित नहीं कर पाए। अब 9 जजों की बेंच पे आज ये मामला जाके अटका हुआ है कि आखिर कैसे तय करे कि असली पार्टी कौन सी है। एक सबसे बड़ी संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है और ये राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे कई सवाल खड़े हुए हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। देखिए आप समझने की कोशिश करिए। और रमेश जी, आपको भी ये बात पता है कि महाराष्ट्र में किस तरह से पार्टी अलग हुई, कैसे गायब हुई और बाद में किस दूसरे दल में शामिल हुई। जी, अभी का हालिया ताजा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ताजा 2 दिन पहले का उदाहरण जी। ये राजनीतिक दलों की कमजोरी, उनके आंतरिक संविधान की कमजोरी है। ये लालच का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ताजा उदाहरण शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी का है जी। आप देखिए शशि थरूर क्या बयान दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनको लेकर के क्या, किस तरह का बयान दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण को संविधान से क्या लेना देना है? ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। इसी तरह से जो महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं या अन्य भी कई राज्यों की बातें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार में ऐसा हुआ है। तो देखिए, ये दलों के आंतरिक कमजोरी का विषय है। दल के लोग आंतरिक रूप से मजबूत नहीं है, दल का आंतरिक संविधान कमजोर है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। इसको हम भारत के संविधान से जोड़कर देखें, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात नहीं है जी। लेकिन रमेश जी, इसको चलिए थोड़े दूसरे नजर से देखें कि मसलन मान लीजिए कोई अपराध है, चाहे वो रेप के मामले हो या फिर अन्य मामले, जैसे कि आपत्तिजनक बयान देने पर कार्रवाई होती है। जब भी इस तरह के मामलों पर सवाल उठते हैं तो कोई सरकार उठ खड़ी होती है, हम और कड़े कानून बनाएंगे ताकि इस पर कार्रवाई हो। तो आपकी बात से मैं एक तरह से सहमत हूं कि हमारे पास संविधान में सारे प्रावधान हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। हम कड़े कानून बना भी देते हैं, उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि नीचे का जो कार्यबल है, पुलिसिंग है या कोर्ट के लीजिए, वो उस तरह से काम नहीं कर रही। देखिए, संविधान का काम है पॉलिसी का जो निर्माण हुआ है उसके अनुरूप व्यवस्था चले, ये मूल संविधान है। अब उसके 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। अगर कार्यपालिका कमजोर है तो शासन की जिम्मेदारी है, या जो उसके और अंग है, जिम्मेदार अंग है, उसकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि संविधान कमजोर हो गया, संविधान गड़बड़ हो गया, संविधान बदल गया,
उसको हम संविधान पे नहीं थोप सकते हैं। उसके लिए हमको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी, शासन को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। ये व्यवस्था है, उसको हम ये कहें कि संविधान की वजह से ऐसा हो पा रहा है, मेरे ख्याल से ये लाजमी नहीं है जी। ठीक है। मिनी पांडे जी, आप तक आवाज पहुंची क्लियर? लगता है कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभिमन्यु जी, कई सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल जरूर है जो लगातार बीजेपी बोलती है इन यात्राओं को लेके कि कांग्रेस के पास मूल मुद्दे नहीं हैं। आप जब चुनाव का समय आता है तो आप संविधान यात्रा निकाल देते हैं, हारने के बाद आप संविधान को लेकर सवाल उठा देते हैं, या फिर जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग उस पर सवाल उठा देते हैं। और क्योंकि आप एक राजनीतिक दल है, इन बातों से अपने आप को अलग भी नहीं कर पाते कि नहीं, ये लड़ाई सिर्फ संविधान की है। नहीं अभिषेक जी, देखिए सारे आरोप तो लगाएगी ये पार्टियां। अभी पहले मैं एक जवाब देना चाहता हूं। अभी जैसे रमेश जी कह रहे थे नहीं हमारे की ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से संविधान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका भी मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे जिस प्रकार से महाराष्ट्र में किया गया है, पहले अजीत पवार जी के ऊपर केस चले, फिर वो आ गए यहाँ पर, उनके घोटाले का केस चल रहा था, उसके बाद वो आ गए, इनके साथ सरकार गिरा दी गई, एक वहां पे किस्सा हुआ। ऐसी और जगह कई जगह ऑपरेशन लोटस से किस्से चले हैं जहां पे इन संस्थानों का पहले उपयोग करके उसके बाद दबाव बना करके जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराया गया। तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराया जाना अपने आप में ही संविधान का गला घोटने के बराबर है। ये एक बात हुई। उसके अलावा जब संविधान बना, मैं कह रहा था पुरानी इनकी बातें ये थी कि जो ये नहीं मानते, अभी राजस्थान में हालिया केस हुआ कि वहां जब नेता प्रतिपक्ष एक मंदिर गए दर्शन करने, तो वहां जाकर के पूरे मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। तो ये जो मानसिकता है, ये सारी मानसिकता के हम लोग खिलाफ हैं, और ये संविधान विरोधी मानसिकता जिन लोग ये सबको बराबरी का जो एक ओहदा दिया गया है संविधान द्वारा। अभी आप अमित शाह को देख लीजिए, कुछ समय पहले एक रैली में कह रहे थे कि क्या अम्बेडकर करते रहते हैं आप लोग, इतनी बार भगवान का नाम लिए होते तो अभी तक स्वर्ग पहुंच गए होते। ये इस भाषा है इस देश के गृह मंत्री की, वो भी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो है संविधान निर्माता है। बाबा साहब अम्बेडकर कोई किसी मोहताज नहीं है कि कोई उनको इंट्रोडक्शन करे, उनके बारे में ऐसा बात गृह मंत्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान विरोधी चेहरा जो है समय समय पर सामने आता है, वो तो कोई मजबूरियां हैं उनकी जो खुले तौर पे वो नहीं कह सकते कि वे संविधान विरोधी हैं। इसीलिए जो आप उनको समय मिला, आपने देखा, जो मैं बता रहा था कि 11-12 साल उनको मिले, इतना समय इतिहास से भारत के किसी को नहीं मिला। नेहरू जी को मिला था 15 साल का समय, 3 बार चुनाव उन्होंने जीता था, तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने IIT बनाए, उन्होंने IIM बनाए, उन्होंने श्वेत क्रांति लाई, इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति लाई। इन लोगों ने ऐसा क्या किया है इन 12 सालों में? रमेश जी जो बात कह रहे थे मैं उसी को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। उसके हम खिलाफ है। नहीं ठीक है, जो बात रमेश जी कह रहे हैं मैं उसी को आगे ले आता हूँ कि देखिए संविधान में सभी प्रावधान है, संविधान के नियमों का अगर पालन हो सही से तो कोई समस्या नहीं है, नहीं किया जा रहा इसलिए ऐसी स्थिति है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बात कही थी कि संविधान लिखा इसलिए गया है कि देश में एक बेहतर लोकतंत्र का निर्माण हो सके, एक बेहतर व्यवस्था हो, अगर हम वो नहीं कर पाए तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले मैं ही से जला दूंगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं संविधान बचाओ, आपको नहीं लगता इसे लोकतंत्र बचाओ कहना ज्यादा सही होता बजाय संविधान बचाओ कहने के? देखिए संविधान के अंदर ही लोकतंत्र है अभिषेक जी। संविधान ने हमें लोकतांत्रिक एक सेटअप दिया है, तो उस लोकतांत्रिक सेटअप में हम चल रहे हैं, और उस लोकतंत्र पे हमला संविधान पे ही हमला है। वो चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे इधर से कान पकड़े उधर से कान पकड़े, बात वही है। जो एक सेटअप है जो हमारे देश का किया गया है, उस पर हमला सीधे सीधे अगर कोई सत्ताधारी पार्टी करना चाहे तो विपक्ष को तो उसके खिलाफ। लेकिन बार बार कांग्रेस पर जो सवाल उठते हैं कि इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ, और अभी हाल ही में जब एक विदेशी संस्था में जब राहुल गांधी जी कह रहे थे नहीं एक्सेप्टेड कि 84 में जो हुआ वो गलत था, उसके लिए आप क्या जवाब देंगे? तब भी उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आपकी सरकार चल रही थी, लेकिन संविधान का क्या तब पालन हुआ था? जिस तरह के हालात बने, जिस तरह से लोग जेल में भर दिए गए, जिस तरह से लोग मार दिए गए। बहुत अच्छी बात आपने अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अब जो मैं बात कर रहा था कि पार्टी के अंदर की संवैधानिक व्यवस्था की, तो आज आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप किसी से भी पूछें, कोई भी आपको कहेगा कि 1984 में जो हुआ वो गलत था, वैसी इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए थी। और कांग्रेस पार्टी ने आगे चल के ऐसे कानून बनाए कि आज के समय में उस तरीके से उसकी आसानी से इमरजेंसी लगाना तो संभव ही नहीं है। लेकिन आप आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या किसी भी कार्यकर्ता उनके प्रवक्ता से पूछ लीजिए। अभी अभिमन्यु जी आपने एक बात कही, मैं उसी को याद दिलाना चाहूंगा। आपने कहा कि मनमोहन जी को परेशान किया गया, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिलती है, यानी कि उनके अब वो है नहीं तो इस बात से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, वो फैसला भले ही आ गया हो। ठीक वैसे ही जब इंदिरा गांधी जी आज नहीं है, आपकी सरकार को गए हुए जमाना बीत चुका है,
अब अगर आप मान भी रहे हैं तो आप मानकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? इनफैक्ट मानकर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनसे बेहतर हैं। अभिषेक जी, हमने कानून बनाया, मैंने आपको कहा ना कि आज उस तरीके से इमरजेंसी लगाना संभव नहीं है, कोई चाहे तो भी नहीं लगा सकता। लेकिन आज जो घोषित इमरजेंसी इस देश में चल रही है उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, उसको लोकतंत्र का नाम देने को तुले हुए। मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, ये लोग नहीं मानते, ना संविधान को मानते हैं, ना बाबा साहब को मानते हैं। ये लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपनी राजशाही चलाना चाहते हैं, केवल लोग संविधान से चलने वाले लोग नहीं है। रमेश जी, मुझे एक देश में जिस तरह के हालात, वैसे अभी तो नहीं, पहले ही बनते रहे हैं, जो जॉर्ज ऑरवेल की किताब है 1984 उसकी याद आती है, और किताब से काफ़ी सिमिलर हालात भी है हमारे देश में, खासतौर से राजनीतिक दलों को लेकर देखा जाए। लेकिन मुझे एक वक्तव्य याद आ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव का, जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है कि नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ने का पैसा लिया है क्योंकि मेरे पास उस तरह का खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। 95 लाख 2024 में निर्धारित किया गया था कि एक सांसद खर्च कर सकता है। एक तो सवाल 95 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है। देश की वित्त मंत्री कह रही है मेरे पास उस तरह का पैसा है नहीं, और बाकी लोग लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये बताता है अपने आप में किस तरह से काम करता है हमारा चुनाव आयोग। ये तो सीधा सीधा उनका बयान ही चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर देता है कि कैसी व्यवस्था है फिर। देखिए अभिषेक जी, अब इस बात को मैं एक बात को जोड़ करके कहता हूं। अभिमन्यु जी भी अभी जैसा बोल रहे थे, या कांग्रेस पार्टी जो अभियान चला रही है, संविधान का मसला आप मूल उसका समझने की कोशिश करिए। अभिषेक जी का संविधान अलग है, हमारा संविधान अलग है, अनादि टीवी का संविधान अलग है, कांग्रेस पार्टी का संविधान अलग है, भारतीय जनता पार्टी का संविधान अलग है, यानी सबका अपना अपना संविधान है। उसी तरह से देश का भी अपना संविधान है जिस पर हमारा देश चल रहा है। उस पर बहुत सारी व्यवस्थाएं टिकी हुई हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था टिकी हुई है, न्यायिक व्यवस्था टिकी है, कार्यपालिका की व्यवस्था टिकी हुई है, विधायिका की व्यवस्था टिकी हुई। आप समग्र को एक सिद्धांत से नहीं जोड़ सकते। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सर, और उसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, वो इसलिए है क्योंकि एक संविधान देश के लिए लिखा गया, वो अटल है, और उसके ऐसे प्रावधान किए गए कि उसको इतनी आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। अब राजनीतिक दलों का मूड है, अब मान लो आपका कोई नेता बहुत अच्छा चल गया, वो अध्यक्ष बना है तो बना ही हुआ है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो बना ही हुआ है, अपनी पार्टी के संविधान का पालन नहीं कर रहे वो। मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी एक ताजा उदाहरण जो है, जो तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबसे बड़ी बहस आज इस बात पर हो रही है कि क्या जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं, क्या वो उन्हें निर्देश दे सकते हैं? क्या कहेंगे सर इस पर? दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये फिर वही बातें आ गई, छोटी मुंह बड़ी बातें। हमको अपने दायरे से हट करके हम उसके अतिरिक्त बात कर रहे हैं। जैसे आपको एक छोटा उदाहरण बता दूं कि चाय की दुकान पर आप जाइए तो चाय वाला ऐसा बताएगा कि ट्रंप को निर्देश देगा, मोदी को निर्देश देगा, राहुल गांधी को निर्देश देगा, लेकिन चाय अच्छा नहीं बनाएगा, जो उसका मूल काम है। तो हमारा जो मूल काम है, हम न्यायिक व्यवस्था पे कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आप देखिए न्यायपालिकाओं में किस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है कि एक जज के यहाँ, एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेवल के जज के यहाँ नोटों की गड्डियां जली हुई मिलती हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इतने मामले पेंडेंसी पड़े हुए हैं, 20-20 साल के मुकदमे लड़े जा रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रहा है। तो लोग अपनी चीजों पर ध्यान न दे करके, अपनी व्यवस्था का दायरा न दे करके दूसरे पर सवाल उठाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अतिरेक जैसा बात है, अनावश्यक बातें हैं, जिसको लेकर के हम फिजूल की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं और काम को भी प्रभावित कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी। तो संविधान पर अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, ये बहुत गहराई से की जाने वाली चर्चा है, और इसको लेकर खैर एक रैली जरूर निकाली जा रही है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप भी जागरूक होइए, पढ़िए संविधान में के क्या क्या प्रावधान एक आम जनता को किए गए हैं, जो अव्यवस्था है हमारे देश में वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।